आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सदर रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के लिए बुध की सुबह ढाका रवाना हो गए। राष्ट्रपति भवन से मौसूला इत्तला के मुताबिक मिस्टर कोविंद 3 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश रवाना हुए। सदर ने कोविड-19 वबा के बाद पहली बार किसी मुल्क का दौरा किया है। बांग्लादेश के दौरे के दौरान वो जंगी यादगार पर 1971 के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। उनका बंग बंधु मेमोरियल का भी जाने का प्रोग्राम है। वो बांग्लादेश के सदर अब्दुल हामिद के साथ वफूद सतह की मुलाकात में शिरकत करेंगे। अगले दिन वो विजय दिवस परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। सदर कोविंद ढाका में आज़ादी के जंगजुओं और साबिक़ हिंदुस्तानी फौजी अफसरान से मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान और बांग्लादेश साल 2021 को मुजीब साल के तौर पर मना रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में मार्च में बांग्लादेश का दौरा किया था। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो गुज़िश्ता हफ्ते तमिलनाडु के नीलगिरी ज़िले में CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के हादसे में ज़ख्मी हो गए थे, वो भी चल बसे। भारतीय फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वाहिद रुकन थे जो इस वाक़े के बाद ज़िंदा पाए गए और उन्हें बचाने की तमाम तर कोशिशें की गईं, लेकिन नाकाम रहीं। लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशें रायगा साबित हुईं और बुध को उनकी रात में मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में उनके जिस्म का 90% से ज़ायद हिस्सा झुलस गया और उनकी हालत मुसलसल तशवीशनाक थी। हाल ही में उन्हें इलाज के लिए चेन्नई से बेंगलुरु मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे तमिलनाडु चेन्नई के तीसरे रोज़ साबिक़ गवर्नर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन से कावेरी अस्पताल पहुंचकर उनकी मिजाज पुरसी की और डॉक्टरों से उनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ गवर्नर से कहा कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं। बाद अज़ां वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव चेन्नई से हैदराबाद खुसूसी तैयारी के ज़रिए वापस हुए। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे तमिलनाडु के मौके पर वज़ीर आला तमिलनाडु स्टालियन से भी मुलाकात की। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया कि कीनिया और सोमालिया से ओमाइक्रॉन के तेलंगाना और हैदराबाद में 2 केस सामने आने के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुतहरिक होते हुए बेहतर से बेहतर इक़दाम करने पर तवज्जो दें। हरीश राव ने बताया कि अवामुन्नास को चाहिए कि वो ओमाइक्रॉन हो या कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से महफूज रहने के लिए मास्क के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के अलावा हुजूम के मुकामात पर जाने से गुरेज करें।
उन्होंने बताया कि तेलंगाना में अब तक 95 कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुकी 95% अफराद अब तक कोरोना की खुराक ले चुकी हैं और दूसरी खुराक 55% ने ले ली हैं। हरीश राव ने उन अफराद से अपील की कि जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं ली है वो फौरी तौर पर वैक्सीन ले लें। हरीश राव ने बताया कि तमाम सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा किया गया है और महकमे सेहत और हुकूमत के पास 21 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मकदार मौजूद है। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना मुल्क भर में वाहिद रियासत है जहां किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरखी सरबराह करने के साथ साथ अवामुन्नास को बगैर किसी बरखी कटौती के बरखी सरबराह करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उसके अलावा रियासत में कई एक तूफान के बाद जो बरखी खंभे और वायर्स टूट गए थे उन्हें फौरी तौर पर बहाल करने के इक़दाम करते हुए देहात की अवाम को अंधेरे में डूबने से बचाने के इक़दाम मुल्क भर में मिसाली हैं। वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो संगारेनी कॉलोनीज़ के 4 ब्लॉक्स को हराज करने के अपने फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार करें क्योंकि ये फैसला संगारेनी कॉलोनीज़ के वर्कर्स के हक़ में बेहतर नहीं है। उन्होंने बीजेपी कायदीन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इस अहम मसले पर खामोश क्यों हैं उसकी वजाहत करें। महकमे हेल्थ के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कल रात राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर 2 अफराद ओमाइक्रॉन से मुतासिर पाए गए जिनका ताल्लुक कीनिया और सोमालिया से हैं। ओमाइक्रॉन से मुतासरा दोनों अफराद जिनमें एक लड़की और एक लड़का हैं उन्हें एयरपोर्ट से फौरी तौर पर टोली चौकी के किम्स दवाखाना मुंतकिल किया गया जहां ये ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा शमशाबाद एयरपोर्ट पर तीसरा केस वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द का था जिसे फौरी तौर पर कलकत्ता रवाना कर दिया गया। श्रीनिवास राव ने बताया कि दुनिया के 77 ममालिक में ओमाइक्रॉन के केसेस सामने आए हैं और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में केसेस सामने आने के बाद हमारी रियासत में 2 ओमाइक्रॉन के केसेस सामने आए। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़िलहाल रियासत में लॉकडाउन लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही महकमे सेहत के डायरेक्टर तेलंगाना की आवाम से अपील की कि वो कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करें और मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखें और जो अफराद अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक नहीं लिए हैं वो फौरी तौर पर वैक्सीन मराकज़ पर पहुंचते हुए वैक्सीन ले लें। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से अपील की कि वो ओमाइक्रॉन केसेस से मुताल्लिक़ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने से गुरेज करें। 4 సంవత్సరాల ఫిమేల్ ఎవరైతే కెన్యా నేషనాలిటీ ఉందో వారు మన రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి 12వ తారీఖు రావడం జరిగింది. అదే రోజు శాంపిల్ని ఎయిర్పోర్ట్లో కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ కెన్యా వచ్చేసి మనకి ఎట్ రిస్క్ కంట్రీ కాదు, అంటే నాన్ రిస్క్ కంట్రీస్లో మేము ర్యాండమ్గా 2% శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసి ఉంటాం. దానిలో భాగంగా వీరి శాంపిల్ని మనం కలెక్ట్ చేసేసి జీనోమ్ సీక్వెన్స్ కోసం పంపించడం జరిగింది. మనకి నిన్న సాయంత్రం రాత్రికి ఇది పాజిటివ్గా రావడం జరిగింది. వీరిని ఇమీడియట్గా టోలీ చౌకి ఈ మోదీపట్నం ఏరియాలో వాళ్ళ అడ్రస్ని ట్రేస్ చేసాం. ఇమీడియట్గా వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసుకొని పోలీస్ వారి సహకారంతో మన టీమ్స్ గచ్చిబౌలిలో పెట్టేసేసి ట్రీట్మెంట్ అందించడం జరుగుతున్నది. వారికి సంబంధించి 2 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ క్లోజ్ కాంటాక్ట్స్, ఎందుకంటే హార్డ్లీ వాళ్ళు ఆమె అరైవ్ అయింది మన ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో 12వ తారీఖు. ఓకే, సో ఇమీడియట్గా 2 డేస్లో వాళ్ళు ఆమె ఓన్లీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ 2 కాంటాక్ట్లో ఉంది. ఆ 2 కూడా ఐడెంటిఫై చేసినాం. ఒకళ్ళు 33 ఇయర్స్ వారి అంకుల్, తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ 17 ఇయర్స్, వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఐసోలేట్ చేసినాం. వాళ్ళ శాంపిల్స్ కూడా ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కోసం పంపించడం జరిగింది. ఒకవేళ వారికి కూడా పాజిటివ్ వస్తే జీనోమ్ సీక్వెన్స్కి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇకపోతే ఇంకొక 23 సంవత్సరాల సోమాలియా నేషనాలిటీ, అంటే సోమాలియా జాతీయత కలిగి ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఈ 12వ తారీఖు డిసెంబర్ మళ్ళీ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ట్రాన్సిట్ ద్వారా మనకి రావడం జరిగింది. సో వారికి కూడా అక్కడ పరీక్షలు నిర్వహించాం. తర్వాత వారిని అలౌ చేయడం జరిగింది. నాన్ రిస్క్ కంట్రీ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వారి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వారి పరీక్షల్లో కూడా నిన్న సాయంత్రం మనకి జీనోమ్ సీక్వెన్స్ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్కి
పాజిటివ్గా రావడం జరిగింది. ఇతను కూడా టోలీ చౌకి మెదిపట్నం ఏరియాకి చెందిన వ్యక్తి. ఇతను అక్కడ ఉండే వ్యక్తి. ఇతను వచ్చేసేసి ఇతని ట్రేసింగ్ వచ్చేసేసి ఇప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. అతను వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా. సో మేబీ వచ్చే 1-2 అవర్స్లో 4 సంవత్సరాల ఫిమేల్ ఎవరైతే కెన్యా నేషనాలిటీ ఉందో వారు आंध्र प्रदेश में पीआरसी पर सस्पेंस जारी है। कबल अज़ीं हुकूमत के मुशीर सजला रामकृष्ण रेड्डी ने यूनियनों के साथ बातचीत की थी। उन्हें अपने ख्यालात को चीफ मिनिस्टर जगन की तवज्जो दिलाया और बाद अज़ां आज यूनियनों पर उनसे पीआरसी के सिलसिले में मुलाकात करने का इम्कान है। यूनियनों के साथ हुकूमती मुशावरत आखिरी मरहले में पहुँच गई है। सजला रामकृष्ण रेड्डी जिन्होंने यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात की, उनके ख्यालात और एतराज़ात जाने और उन्हें हुकूमत की सूरत हाल से आगाह किया। सजला ने यह भी कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए तैयार है। सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ यूनियन के सदर वेंकटराम रेड्डी ने कहा कि अफसरान की कमेटी की सिफारिशात मुलाजमीन की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हैं। उन्होंने जोर दिया कि मुलाजमीन को 34% से कम की फिटमेंट दी जाए और वादे किया कि कम फिटमेंट कबूल नहीं किया जाएगा। ताहम उन्होंने सीएम जगन पर उम्मीद जाहिर की कि मुलाजमीन दरख्वास्त के मुताबिक फिटमेंट वो देंगे। सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज़ यूनियन के बाद सजला ने APJAC और APJAC अमरावती यूनियनों के लीडरों के साथ मीटिंग की और पीआरसी पर चीफ सेक्रेटरी की दी गई रिपोर्ट को कबूल करने को कहा, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि CS की तरफ से दी गई रिपोर्ट उन्हें काबिल कबूल नहीं है। उन्हें आशुतोष मिश्रा पीआरसी रिपोर्ट को लागू करने को कहा और 55% फिटमेंट देने का मुतालबा किया। वाज़ेह किया गया कि 71 जमानतों पर अमल तक तहरीक जारी रहेगी। सजलानी यूनियन के साथ बातचीत के बाद चीफ मिनिस्टर जगन मोहन से मुलाकात की और वाइस जगन मोहन को अपने ख्यालात की वजाहत की। चीफ मिनिस्टर वाइस जगन आज यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात करने का इम्कान है। हुक्काम ने कहा कि पीआरसी के बारे में हतमी फैसले का ऐलान इजलास के बाद किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने बरकी इस्लाहात के नाम पर रियासत तेलंगाना पर 7,000 करोड़ मालियती बोझ आयद कर दिया है, जबकि हर साल 6-10% इजाफे से 725 करोड़ रुपए इजाफा हो सकता है। नए बरकी इस्लाहात में ग्रीन एनर्जी को मरकजी हुकूमत फ़रोग़ दे रही है ताकि माहौलियाती अदम तवाज़ुन का खात्मा किया जा सके। उसके लिए मरकज़ की नई पॉलिसियों के बाद कई नए टैक्स आयद हो रहे हैं। कोयले का ट्रांसपोर्टेशन चाहे वो रेलवे के ज़रिए हो, ट्रक्स के ज़रिए हो, काफ़ी महंगे हो रहे हैं, जिसका रास्त असर बरक़ी सारिफिन पर पड़ सकता है। बरक़ी इस्लाहात के तहत रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मज़ीद नए चार्जेस अदा करना पड़ेगा। मरकज़ की नई इस्लाहात पॉलिसी का वज़ीर बरक़ी जी जगदीश रेड्डी, वज़ीर फाइनेंस की हरीश राव ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बरक़ी सुनील शर्मा, सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर जेनको डी प्रभाकर, सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रघुराम रेड्डी के हमरा तफसीली जायज़ा लिया। हुकूमत तेलंगाना पर गुज़िश्ता 7 सालों में बरक़ी पर 12,185 करोड़ रुपए का बोझ आयद हो चुका है। हुकूमत तेलंगाना हर साल आपाशी प्रोजेक्ट्स पर 3,200 करोड़ खर्च करने के अलावा ST/SC को भी दे रही है। मुफ्त 100 यूनिट बरक़ी SC/ST की फराहमी पर 1253 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स के 77,010 और शेड्यूल कास्ट पर 69,983 लोगों को इस्तेफादा कुनिंदान। हुकूमत हर माह कटिंग सैलून्स को 250 यूनिट और 50 यूनिट धोबी घाट्स भी 250 बरक़ी मुफ्त फराहम करती है। तेलंगाना डिस्कॉम सालाना नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से 50,000 यूनिट बरक़ी की खरीदारी करता है। नेशनल बरक़ी इस्लाहात पॉलिसी में कृष्णापट्टनम में सोलर पावर प्रोजेक्ट के PPAs पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत कायम करने की इजाज़त दी गई है। यहाँ बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि हुकूमत तेलंगाना पहले ही से बरक़ी चार्जेस में इजाफे का ज़हन बनाते हुए मनसूबे को ख़तियत दे चुकी है। नई मरकज़ी बरक़ी जवास पैदा कर दिया है।
इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ACB के अहदेदारों ने बुध के रोज साबिका HMDA विजिलेंस DSP जगन की रिहाइश गाह पर छापा मारा। गुज़िश्ता 14 घंटों से छापा मारे जा रहे हैं और अहलकारों ने कुछ अहम दस्तावेजात कब्जे में ले लिए हैं। साबिका DSP जगन के साथ सिक्योरिटी गार्ड रामू को भी हिरासत में ले लिया गया है। हुकाम की तरफ से जब्त किए गए दस्तावेजात की बुनियाद पर दोनों से पूछगछ की जा रही है। विजिलेंस DSP के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए जगन के बारे में कहा जाता है कि उसने कई गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी हैं। अहलकारों को मालूम हुआ है कि वो बेनामी के नाम पर पेट्रोल बंक चला रहा था। गैर मुतनासिब असासे बशमूल 1 करोड़ 85 लाख रुपए मालियत का मकान, जिसे मकान हबशीगुड़ा में पाया गया। ये तलाशियां एक बिल्डर की शिकायत के बाद की गई, जिसमें कहा गया था कि DSP जगन ने मालगमपेट में गैर कानूनी ढांचे को मुनज़्ज़म करने की सिफारिश न करने पर 4 लाख रुपए रिश्वत तलब किए हैं। शिकायत पुनर्निगाह ने 2 लाख रुपए रिश्वत दी और बाकी रकम अदा करने का इंतजार कर रहा था जब DSP का उसके ओहदे से तबादला हुआ था। महकमे मौसमियात ने कहा है कि शुमाल मशरक़ी मानसून रियासत से वापस चला गया है और वस्ती हिंदुस्तान से चलने वाली खुश्क हवाओं की वजह से बारिश भी मुकम्मल तौर पर कम हो गई है। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि बुध से सर्द हवाएं तेज़ हो जाएंगी और मजमूई तौर पर मौसम सरमा मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं हुआ है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में रात के वक्त दर्जे हरारत और इस मौसम सरमा में मामूल के मुताबिक रहेगा। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि बहर हिंद और बहरुल काहिल में सतही दर्जे हरारत बढ़ने से दुनिया भर में मौसमी हालात मामूल पर होंगे। अगरचे कम से कम दर्जे हरारत का असर मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा है, लेकिन शुमाल मशरक़ी हवाओं और ठंड से सर्द की लहरों की तवक्को है। दरियासना रियासत के कई हिस्सों में 2 दिनों से दर्जे हरारत में कमी आई है और साहिली और रायलसीमा के इलाकों में मौसम खुश्क है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मशरक़ी गोदावरी और मगरबी गोदावरी अजला में घनी धुंध छाई हुई है। मगरबी गोदावरी जिले के जंगारेड्डी गोडेम मंडल में एक खौफनाक हादसे में 9 अफराद की मौत उस वक्त हो गई जब एक RTC बस जिसमें वो सफ़र कर रहे थे एक नहर में गिर गई। हादसा जंगारेड्डी गुडेम मंडल के जमलेरू के पास उस वक्त पेश आया जब बस रेलिंग से टकराकर नदी में गिर पड़ी। हादसे में मजीद 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। फौरी तौर पर मिली इत्तलात के मुताबिक बस में 47 अफराद सवार थे। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। एक शादीशुदा खातून और इसके आशिक ने मंगल की रात विकाराबाद जिले के कंदालापल्ली जंगलात इलाके में खुदकशी की कोशिश की। SI श्री सैलम के मुताबिक 32 साल औरत और 22 साल मर्द के बारे में कहा जाता है कुछ अरसे से रिश्ते एक दूसरे के साथ रह रहे थे। ये जानकर के उनके घर वाले उनकी शादी को कबूल नहीं करेंगे, दोनों ने जहर खा लिया। मुकामी लोगों ने जिन्होंने दोनों को बेहोशी की हालत में देखा पुलिस को इत्तला दी, जिसने उन्हें विकाराबाद के एक निजी अस्पताल भेज दिया। दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि खातून के 2 बच्चे हैं और वो हैदराबाद में एक प्राइवेट फर्म में काम करती है। मालूम हुआ है कि दोनों मुतासिर हैदराबाद के बोराबंडा के रिहायशी हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मशरक़ी गोदावरी ज़िले में उमाई कुरान के मुमकिना मामलात के बारे में मुश्तबा अफवाहों के पेश नज़र लोग परेशान और खौफजदा हैं। ज़िला कलेक्टर शिवरी हरी किरण ने बताया कि 3 गैर मुल्की वापस आने वालों का कोविड-19 मुस्बित आया है और उन्हें मशरक़ी गोदावरी ज़िले में करंतना में रखा गया है। 2 का ताल्लुक़ सिंगापुर और 1 का बांग्लादेश से बताया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों से वो ज़िले में मुकीम हैं। बताया गया है कि उन्होंने अपनी जगह से सफ़र शुरू करने से पहले मनफी तजुर्बा किया था, यानी उनके सफ़र शुरू होने से पहले उनका कोविड टेस्ट मनफी आया था, लेकिन आंध्र प्रदेश में पहुंचने के बाद ज़िले में उनका कोविड-19 केस मुस्बित आया और फौरी तौर पर उन्हें करंतना में रखा गया है।
مسٹر ہری ہرن نے کہا کہ ان کی تمام رپورٹس سینٹرل فار سیلولر اینڈ مالیکیولر بایولوجی حیدرآباد کو مزید جانچ اور تصدیق کے لیے بھیجی گئی ہیں. ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر KVS گوریشور راؤ نے بتایا کہ وہ چھٹی پر ہیں اور اس وجہ سے غیر ملکی واپس آنے والوں کے کووڈ-19 مثبت ٹیسٹ کیے جانے کے بارے میں کوئی اطلاع ان کے پاس نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں. اب ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے INN چینل. خدا حافظ.